हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ के द्वारा संचालित की जा रही ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं अनिवार्य हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ नंबर 3 कविता का, और इसके जो रचनाकार हैं, रचयिता हैं, वो हैं कुंवर नारायण जी। तो पहले कुंवर नारायण जी के बारे में सामान्य रूप से जानेंगे, उसके बाद मूल कविता पर आएंगे। देखिए, कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनका काव्य संग्रह है। आत्मजयी, ये इनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास, ये इनका कहानी संग्रह है। आज और आज से पहले, ये इनकी समीक्षा है। मेरे साक्षात्कार, ये सामान्य रचना है। अगर पुरस्कारों की बात की जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये इन्हें क्या मिले थे? सम्मान मिले थे। आज जो इनकी हम कविता पढ़ने जा रहे हैं, ये लालाओ एक कविता है जिसका नाम है कविता के बहाने। ये कुंवर नारायण जी की प्रमुख कविता है। ठीक है, इस कविता में बताया गया है कि आजकल जो दौर है, जो जमाना है, वो यांत्रिकता का है। औद्योगिकीकरण का जमाना चल रहा है। हर कार्य यंत्रों से हो रहा है, मशीनों से हो रहा है। मशीनीकरण के इस युग में कविता का जो स्थान है वो कहीं ना कहीं नीचे होता जा रहा है। जितना लोग यांत्रिक संसाधनों को महत्व दे रहे हैं, उतना महत्व आज के जमाने में कविता को लोग नहीं दे रहे हैं। तो यहां इस यांत्रिकता के दौर में कविता का महत्व स्थापित करना, इस कविता का, कुंवर नारायण की कविता के बहाने कविता का मूल उद्देश्य रहा है कि किस प्रकार से कविता को महत्व दिलाया जाए, कविता का अर्थ समझा जाए और किस तरह से उसे ऊंचाइयों को प्राप्त करवाया जाए। ये कवि का मूल उद्देश्य रहा है। इसके लिए कवि जो है कई तरह की बातें करता है, कविता की तुलना कई चीजों से करता है और अंत में कहता है कि कविता जो है वो एक ऐसी स्वतंत्र है जो हमेशा बंधनों से क्या होती है? मुक्त होती है। यानी कि जहां रचनात्मक ऊर्जा होती है, जहां भी रचनात्मक ऊर्जा होती है, वहां सभी प्रकार के जो बंधन होते हैं वो स्वतः ही टूट जाते हैं। चाहे वो बंधन समय का हो, वो भी टूट जाएगा। चाहे वो बंधन किसका हो? अर्थ का हो, वो भी टूट जाएगा। यानी सभी प्रकार के जो बंधन होते हैं, सभी प्रकार की जो मर्यादाएं होती हैं, वे सभी समाप्त हो जाती हैं। शब्दों का, अर्थ का, समय का, ये सभी प्रकार का बंधन दूर हो जाता है। कब? जब रचनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है तब। यही कवि कह रहा है। कविता की तुलना कई चीजों से कर रहा है। पहले, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कह रहा है अगर कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से की जाए, मान ली जाए कि कविता की तुलना हम किससे करें? चिड़िया की उड़ान से करें, तो कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कह रहा है कि अगर चिड़िया की उड़ान के साथ कविता की तुलना करने बैठे तो कविता की उड़ान को चिड़िया क्या जान सकती है? अर्थात चिड़िया की उड़ान के साथ कविता की उड़ान की तुलना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चिड़िया की उड़ान कहां तक होती है? सीमित होती है। चिड़िया की उड़ान तो सीमित होती है। अगर इस घर में चिड़िया है तो यहां से उड़ करके दूसरे घर में चली जाएगी, परले घर में चली जाएगी। और अगर परले घर में कोई चिड़िया बैठी है तो वहां से उड़ करके यहां आ जाएगी। या तो चिड़िया इस घर में रहेगी, या चिड़िया उस घर में रहेगी, या बाहर रहेगी, या घर के भीतर रहेगी।
तो इस तरह से चिड़िया की उड़ान कैसी है, सीमाओं में बंधी है। और अगर वो आसमान में ऊंचाई पर उड़ेगी तो एक निश्चित ऊंचाई तक ही उड़ पाएगी, उसके बाद उसके उड़ने की सीमा भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये तो चिड़िया की उड़ान की बात है। लेकिन अगर कविता की उड़ान की बात करें, कविता की उड़ान क्या होती है, कविता का अर्थ, कविता का भाव, कविता का सौंदर्य, कविता का मार्गदर्शन, प्रेरणा, शिक्षा, ये सब क्या है, ये कविता की उड़ान है। कविता में कल्पनाओं की उड़ान होती है। और आप जानते हैं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच सकती वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। कवि अपनी कल्पना से वो सब कुछ देख लेता है, आर पार देख लेता है, सब कुछ जो संभव नहीं है उससे आगे का भी देख लेता है। त्रिकालदर्शी होता है कवि, है ना। तो कवि कह रहा है कि चिड़िया की उड़ान के साथ कविता की तुलना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। चिड़िया इस घर से उड़कर परले घर में जाएगी, परले घर से उड़कर यहां आएगी, आसमान में उड़ेगी तो एक निश्चित ऊंचाई तक ही उड़ पाएगी, उसके बाद वो उड़ नहीं सकती। लेकिन कविता की जो उड़ान होती है उसका जो भाव होता है, सौंदर्य होता है, शिक्षा, प्रेरणा, मार्गदर्शन जो होता है वह कैसा होता है वो असीमित होता है, अथाह अपार होता है। उसकी कोई क्या नहीं होती, सीमा नहीं होती। इसलिए कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान के साथ क्या नहीं कर सकते, कविता की तुलना नहीं कर सकते। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, यानी जो कविता की उड़ान के जो पंख होते हैं उन्हें चिड़िया नहीं समझ सकती, उन्हें चिड़िया नहीं जान सकती, उनके साथ चिड़िया की उड़ान से होड़ नहीं की जा सकती। क्योंकि कविता का भाव, सौंदर्य, शिक्षा, मार्गदर्शन, प्रेरणा और कल्पनाएं, विचार जो होते हैं वो कैसे होते हैं, असीमित होते हैं। इसलिए कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से हम नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो ये एक प्रश्न बनेगा अलाव, कवि कविता की तुलना किसके साथ करना चाहता है, तो आप बता दोगे चिड़िया की उड़ान के साथ करना चाहता है। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन बनेगा, चिड़िया की उड़ान के साथ कविता की तुलना क्यों नहीं की जा सकती, उसका कारण आप बताओगे। ठीक है ना। दूसरा है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कवि कहता है कि अगर, दूसरी बात, फिर दूसरा उदाहरण देता है, वो कह रहा है कि अगर कविता की तुलना फूलों के खिलने के साथ की जाए, कविता की तुलना किसके साथ की जाए, फूलों के खिलने के साथ की जाए, लेकिन फूलों का खिलना भी कविता के खिलने को नहीं समझ सकता। यानी कि कविता की तुलना फूलों के खिलने से भी नहीं की जा सकती, फूलों के महकने से भी नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, उसका कारण कवि बताता है। अगर इस घर में कोई फूलों का पेड़ लगा है, अगर इस घर में फूल का पेड़ लगा है तो उस फूल की खुशबू जो है परले घर तक चली जाएगी। इस घर में तो रहेगी, परले घर में चली जाएगी। परले घर में अगर फूलों के पेड़ लगे हैं तो सुगंध जो है यहां तक आ जाएगी। यही सीमा है उसकी बस। ये तो नहीं है कि फूलों की सुगंध, एक घर में फूल लगा तो दुनिया भर में फूलों खुशबू फैल जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो फूलों की खुशबू जो होती है वो भी सीमित होती है। और एक बात और भी है कि फूल जो होते हैं बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। एक बात और कवि कह रहा है कि जो फूल होते हैं वो एक निश्चित समय में खिलते हैं। जब उनका निश्चित समय आता है तो वो खिलते हैं, और जब तक फूल खिलते हैं तब तक वो महकते हैं, तब तक वो सुगंधी बिखेरते हैं, है ना। और जैसे ही उनका समय बीत जाता है, फूलों के खिलने का समय बीत जाता है, फूल खिलना बंद कर देते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। और जैसे ही फूल मुरझाते हैं, फूल सूखते हैं, उनकी जो सुगंधी होती है, उनकी जो खुशबू होती है, वो खुशबू भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस तरह से कवि कह रहा है कि फूलों का खिलना और फूलों का महकना, सुगंधी बिखेरना भी निश्चित समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए ही होता है। अर्थात उनकी भी समय सीमा होती है, उनके भी अपने बंधन होते हैं। जबकि कविता एक ऐसा फूल है, कविता तो एक ऐसा खिलता हुआ फूल है जिसका कोई बंधन ही नहीं है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। कविता की महक क्या है, कविता की महक है कविता का अर्थ, कविता का भाव, कविता का सौंदर्य,
कविता की शिक्षा, प्रेरणा, मार्गदर्शन। ये क्या है? ये कविता की खुशबू है, ये कविता की सुगंधी है, ये कविता का श्रृंगार है जो हमेशा हमेशा महकता रहता है। कविता को आप कभी पढ़ लीजिए, जब भी आप कविता पढ़ोगे आपको नया अर्थ मिलेगा, नया श्रृंगार मिलेगा, नया सौंदर्य उसके अंदर दिखाई देगा, नई प्रेरणा शिक्षा उससे मिलेगी। और कविता जो होती है उसका वो कभी भेदभाव नहीं करती। कविता का जो मार्गदर्शन होता है, शिक्षा प्रेरणा जो होती है, वो एक घर के लिए नहीं होती, एक देश के लिए नहीं होती। कविता दुनिया भर का मार्गदर्शन करती है, संसार भर के लिए कविता प्रेरणा देती है, शिक्षा संसार भर को प्रदान करती है। तो कविता का जो अर्थ है, भाव है, सौंदर्य है, कल्पनाएं हैं, प्रेरणाएं हैं, शिक्षाएं हैं, वो सारे संसार के लिए एक होती हैं और सारे संसार को प्रभावित करती हैं, सारे संसार को महकाने का कार्य करती हैं। इसलिए कवि कहता है कि फूलों के महकने के साथ भी कविता की हम क्या नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। क्योंकि फूलों का महकना, फूलों का खिलना कुछ समय के लिए होता है, कुछ थोड़े समय के लिए होता है, सीमित दायरे में होता है, जबकि कविता का क्षेत्र असीमित होता है, विस्तृत होता है और कविता का अर्थ, भाव, सौंदर्य, श्रृंगार सारे संसार भर के लिए एक होता है। इसलिए कविता की तुलना फूलों के महकने के साथ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरी बात, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अंत में कवि एक बात कहता है कि कविता तो एक तरह से बच्चों के खेल की तरह है। जिस तरह बच्चे खेल जब खेलते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, मोहल्ले के जितने भी घर होते हैं, गांव के जितने भी घर होते हैं ना, उन सब घरों को अपनी खेल भावना से एक कर देते हैं। बच्चे खेल के दौरान अपने घर के मोहल्लों को, अपने गांव के मोहल्ले के जितने भी घर होते हैं, उन सारे घरों को एक बना देते हैं। यानी कि खेल के दौरान वो अपना पराया भूल जाते हैं, उनके मन में किसी प्रकार की द्वेष भावना नहीं होती, उनके मन में ये नहीं होता कि ये मेरा घर है, ये पराये का घर है, ये दूसरे का घर है। उनकी नजरों में खेल के दौरान सभी घर कैसे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। और जब वो लुका छिपी का खेल खेलते हैं तो किसी भी घर में जाकर खेल लेते हैं, किसी भी घर में जाकर छिप जाते हैं, किसी भी घर में जाकर के सो जाते हैं। ये क्या होता है, ये बच्चों की खेल भावना होती है। यानी बच्चे जब खेल खेलते हैं तो अपने पराये का भेदभाव भूल जाते हैं, उनकी नज़र में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता, कोई अपना पराया नहीं होता, कोई किसी प्रकार की द्वेष भावना उनके मन में नहीं होती है, नफरत की भावना भी उनके मन में नहीं होती है। इसलिए कवि कहता है कि कविता तो एक प्रकार से बच्चों के खेल की तरह है। जिस तरह बच्चे खेल में अपना पराया नहीं जानते, द्वेष भावना नहीं जानते, शत्रु मित्र का व्यवहार नहीं समझते, ठीक वैसे ही कविता भी क्या नहीं करती, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। कविता ये नहीं सोचती कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये भी कविता नहीं सोचती। कविता का जो अर्थ है, भाव है, सौंदर्य है, शिल्प है, वे सारे संसार को एक करता है, सारे संसार को एक बनाने का कार्य करता है, सारे संसार के लिए उसकी शिक्षा, मार्गदर्शन, प्रेरणा एक होती है। इसलिए कविता की नज़र भी कैसी होती है, बच्चों की नज़र के जैसी होती है। जैसे बच्चों की नज़र, बच्चों के क्रियाकलाप एक जैसे होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, भेदभाव से परे होते हैं, सीमाओं से परे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कविता का भाव, सौंदर्य भी कैसा होता है, सीमाओं से रहित होता है, बंधनों से मुक्त होता है। जैसे बच्चे जब खेल खेलते हैं तो सारे सीमाओं को मिटा देते हैं, अपने पराये की दीवारों को मिटा देते हैं, सारे पूरे गांव के मोहल्ले को एक बना देते हैं। ये बच्चों का खेल होता है। तो कवि कहता है कि बच्चों के खेल के साथ हम क्या कर सकते हैं, कविता की तुलना कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बच्चे खेल के दौरान सारे घरों को एक कर देते हैं, अपने पराये का भेदभाव भूल जाते हैं और वो समझने लगते हैं कि ये सब क्या है, ये सब हमारा ही है। यही भाव कविता का होता है, उसका भी अर्थ, सौंदर्य, भाव जो है सारे संसार के लिए होता है। बच्चे जिस तरह सभी घरों को जोड़कर एक बना देते हैं, उसी प्रकार से कविता का जो कार्य है वो सारी मानव मात्र के लिए है। सारे मानव मात्र को एक सूत्र में, भाईचारे के सूत्र में,
प्रेम के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। यानी कविता भी संसार को जोड़ने का कार्य करती है। और यहाँ कविता में रचनात्मक ऊर्जा होती है, और ये रचनात्मक ऊर्जा जो होती है वो सभी प्रकार के जो बंधन होते हैं, शब्दों का बंधन, समय का बंधन, ये सब तोड़ देती है। यानी कविता पूरी तरह स्वतंत्र होती है, बंधनों से मुक्त होती है। कविता का क्षेत्र विस्तृत होता है, असीमित होता है। ये इस कविता का मूल उद्देश्य है। ललावेश कविता में यही बताया गया है कि इस यांत्रिकता के दौर में सब कुछ क्या हो गया है, नियंत्रित हो गया है, संयमित हो गया है, सीमित हो गया है। लेकिन आज भी कविता का क्षेत्र असीमित बना हुआ है, व्यापक बना हुआ है। ये कवि का मूल उद्देश्य रहा है, इस यांत्रिकता के दौर में कविता का महत्व सिद्ध करना। ठीक है।